हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 73 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, इन शॉर्ट NAPCC के बारे में। अगर हिंदी में कहें तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन क्या है। क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब करता है किसे, चेंज को, परिवर्तन को, या आप कह सकते हैं बदलाव को, किसमें, एवरेज कंडीशंस में। और ये एवरेज कंडीशंस कौन सी हैं, जैसे कि टेम्परेचर और रेनफॉल। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में लॉन्ग पीरियड से, यानी कि किसी लंबे समय से रेनफॉल होना, बारिश होना, या फिर टेम्परेचर में चेंज आना, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है। एग्जाम्पल के लिए 20,000 साल पहले क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादातर ग्लेशियर से कवर था, लेकिन आज के समय में क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में गर्म जलवायु है, यानी कि वार्मर क्लाइमेट है, और फ्यूअर ग्लेशियर्स हैं, यानी कि कम ग्लेशियर हैं। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अर्थ का सरफेस गर्म हो रहा है, और पिछले 20 सालों में काफ़ी गर्म साल भी रिकॉर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट इज़ मोर देन जस्ट 1 और 2 रेनी डेज, यानी कि जलवायु केवल 1 या 2 दिन की बारिश से काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट 1 या 2 दिन की बारिश नहीं है। 1 और 2 रेनी डेज को हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम कहेंगे वेदर। देन उसके बाद क्लाइमेट डिस्क्राइब करता है किसे, वेदर कंडीशंस को। और वेदर कंडीशंस कौन कौन सी, जैसे कि रेन, स्नो, विंड, हरिकेन्स, टोर्नाडोज, ये सभी क्या है, ये सभी वेदर इवेंट्स हैं, और ये साल के किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी एरिया में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट कॉजेज क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज किसके कारण होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं अर्थ के क्लाइमेट में। हालांकि साइंटिस्ट क्या हैं, वो एग्री करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, यानी कि मानव गतिविधियों के कारण पिछले 50 से 100 सालों में पृथ्वी गर्म हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये नेचुरल प्रोसेस है जो क्या करता है, वार्म करता है अर्थ के सरफेस को, यानी कि अर्थ की सतह को। और जब सूरज की एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो कुछ क्या होती है, वो वापस चली जाती है स्पेस में, और बाकी सब ऑब्जर्व हो जाती है, जो किसका कारण बनती है, ग्रीन हाउस गैसेस का कारण बनती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण एटमॉस्फेयर में गर्मी बनी रहती है, यानी कि हीट बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि कार और बसेस में, और साथ ही साथ पावर फैक्ट्रीज़ में ईंधन का जलना, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो किसके लिए ज़िम्मेदार हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए। और ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस में चेंज लाती हैं, और इस चेंज की वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा हीट ट्रैप होती है, जिससे अर्थ और गर्म होता जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs किसके बारे में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट NAPCC, यानी कि भारत ने कब जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे 10 सेकंड के अंदर हमें कमेंट करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं, या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2008 में, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत ने इसकी शुरुआत कब की, ऑप्शन बी, 2008 में। और एग्जैक्ट डेट क्या है, 30 जून 2008। और किनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई थी।
जब इसकी शुरुआत हुई, इंडिया दुनिया की 10 ऑड कंट्रीज़ में शामिल था, जिसने क्या किया था, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यानी कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एक कंबाइंड पॉलिसी बनाई थी, यानी कि एक संयुक्त नीति बनाई थी, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि क्लाइमेट चेंज पर एक पॉलिसी बनाई जाए। किससे पहले? G8 समिट जो कि टोक्यो में होता 2008 में, और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुई थी कोपेनहेगन में 2009 में, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इससे पहले एक क्लाइमेट पॉलिसी बनाई जाए। और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये काफ़ी जल्दबाजी में बनाया गया था, जहां पर ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स तो कवर करती है, यानी कि उद्देश्य तो कवर करती है, लेकिन इस पॉलिसी में एड्रेस नहीं किया गया है उन स्ट्रैटेजीज़ को कि इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, कैसे प्राप्त करना है। इस मिशन को मंजूरी देने के लिए जो भी संबंधित मंत्रालय थे, मिनिस्ट्रीज थी, उन्हें 6 साल और लग गए। और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक चेंज हुआ और एक नई सरकार का गठन हुआ। यानी कि जब 2008 में इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया तो उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और देन उसके बाद इस मिशन को मंजूरी मिलते मिलते बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आ गई थी। उसके बाद नई सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की, कई सॉल्यूशंस की अनाउंसमेंट की। हालांकि क्या था, वो सॉल्यूशंस अलाइन नहीं हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की ज़रूरत क्यों थी। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इंडिया का परफॉर्मेंस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में वो अच्छा नहीं था। और साथ ही साथ दूसरा मेन पॉइंट क्या है, ऑन एवरेज हर साल 3570 डेथ हो जाती हैं इंडिया में, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट में गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव्स की शुरुआत की गई, किसको कम करने के लिए? क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, जहां पर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर 8 मिशंस को बनाया गया। नंबर 1 मिशन है नेशनल वाटर मिशन, यानी कि राष्ट्रीय जल मिशन। सेकंड है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, यानी कि हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन। नंबर 3 है नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन। नंबर 4 है नेशनल सोलर मिशन, यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन। नंबर 5 मिशन है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। नंबर 6 पर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, यानी कि स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन। नंबर 7 है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। और नंबर 8 है ग्रीन इंडिया मिशन। ये 8 मिशन है, इनको किसके अंडर बनाया गया? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। फ्रेंड्स, ये 8 मिशंस के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। नंबर 1 है ये पॉलिसी जल्दबाजी में तैयार की गई थी, जहां पर मिनिस्ट्री से भी इसको अप्रूवल मिलने में काफ़ी देर हुई। सेकंड पॉइंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंज हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है? जो मॉनिटरिंग सिस्टम था वो इनइफेक्टिव था, यानी कि अप्रभावी था, यानी कि जो निगरानी प्रणाली थी वो बेअसर थी। और फोर्थ पॉइंट है जो बजटरी असिस्टेंस है, यानी कि बजटीय सहायता है, वो बहुत ही लिमिटेड थी, यानी कि बहुत ही सीमित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, द नेशनल वाटर मिशन वाज लॉन्च्ड इन डैश। आपको बताना है राष्ट्रीय जल मिशन कब लॉन्च हुआ था। 10 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हैं कमेंट करके। नेशनल वाटर मिशन ये लॉन्च हुआ था ऑप्शन सी 2011 में। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर है नेशनल वाटर मिशन, उसके बारे में। सबसे पहले नेशनल वाटर मिशन ये लॉन्च हुआ था 2011 में। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है? फ्लड्स यानी कि बाढ़ और लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी रहती है। नेशनल वाटर मिशन इसलिए बनाया गया था ताकि ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए
पानी को यूज़ करने की एफिशिएंसी को यानी कि कार्यक्षमता को 20% तक बढ़ाया जा सके। और नेशनल वाटर मिशन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के अंडर है नेशनल वाटर मिशन। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं क्लाइमेट चेंज के वाटर रिसोर्सेज पर, जल संसाधनों पर। नंबर 1 है जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं उनमें गिरावट आती है, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। नंबर 2 है बारिश की कमी के कारण देश के कई हिस्सों में ड्रॉट यानी कि सूखे की स्थिति बनी रहती है। नंबर 3 है क्लाइमेट चेंज के कारण कई एरियाज़ में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से क्या होता है? जो फ्लड्स यानी कि बाढ़ का कारण बनती है। और नंबर 4 पॉइंट है क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट ग्राउंड वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर पड़ता है। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग दिस मिशन, यानी कि नेशनल वाटर मिशन के होने का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 है कंजर्व वाटर यानी कि पानी का संरक्षण करना, पानी को बचाना। नंबर 2 है मिनिमाइज वेस्टेज, जो पानी का अपव्यय है उसको कम करना। और नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके वाटर का पूरे देश में। नेक्स्ट पॉइंट है WRIS। WIRS ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है किसका? नेशनल वाटर मिशन का। WRIS का फुल फॉर्म क्या है? वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? जो भी वाटर रिसोर्सेज का यानी कि जल संसाधनों का डेटाबेस है उसको ये तैयार करता है ताकि मिशन के गोल को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में नेशनल वाटर मिशन के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इस मिशन के 5 गोल हैं और कितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं? 39 स्ट्रैटेजीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी स्टेट्स आर कवर्ड अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, यानी कि हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने राज्य शामिल हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12, यानी कि हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत 12 राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर है मिशन, उसके बारे में। और वो मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस हैं, साथ ही साथ जो रेनफॉल पैटर्न्स में चेंज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो इम्पैक्ट कर रहा है हिमालयन रीजन के लोगों को और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को यानी कि वन्य जीवों को। नेक्स्ट पॉइंट में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इस मिशन के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसे लॉन्च किया गया था किसके अंडर? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर 550 करोड़ रुपए के बजट के साथ। और कब? 12th ईयर 5 ईयर प्लान में। और इसे मंजूरी दी गई थी यूनियन कैबिनेट द्वारा। और इसकी मीटिंग कब हुई थी? 28 फरवरी 2014 को। और इस मिशन की एक्टिविटीज़ कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स आर कवर्ड अंडर दिस मिशन, यानी कि इस मिशन में कितने स्टेट्स को कवर किया गया है? टोटल जो है इस मिशन में 12 स्टेट्स को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि विच आर द हिमालयन स्टेट्स कवर्ड अंडर दिस मिशन, और वो हिमालयन स्टेट्स कौन से हैं जिन्हें इस मिशन के अंडर कवर किया गया है? वो 12 स्टेट्स हैं। नंबर 1 है जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, 3 पर है उत्तराखंड, 4th सिक्किम, 5th अरुणाचल प्रदेश, 6th नागालैंड, 7th मणिपुर, 8th मिज़ोरम, 9th त्रिपुरा, 10th मेघालय, 11th असम और 12th पर है वेस्ट बंगाल। ये 12 स्टेट्स हैं जिनको कवर किया गया है इस मिशन के अंडर। कौन सा मिशन है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, इन शॉर्ट NMSHE। नेक्स्ट है हु इम्प्लीमेंट्स नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम,
यानी कि इसे कौन लागू करता है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इस मिशन को इम्प्लीमेंट करता है। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा रेंज है इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की, उद्देश्य की, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है 6 टास्क फोर्स इंस्टीट्यूशंस को, ताकि इस मिशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर करना है डैश इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन और किसके नाम से जाना जाता है, वो है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेशनल सोलर मिशन के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन के बारे में। सबसे पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इसे हम नेशनल सोलर मिशन के नाम से भी जानते हैं। और ये कब लॉन्च हुआ, 11 जनवरी 2010 को, यानी कि 10 साल हो चुके हैं इस मिशन को लॉन्च हुए। और उसके बाद ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंडर आता है नेशनल सोलर मिशन। नेक्स्ट पॉइंट में मिशन की स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। अचीव करना है 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को 2022 तक, जिसमें 40 गीगावाट रूफटॉप और 60 गीगावाट थ्रू लार्ज और मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट से अचीव किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इन शॉर्ट JNNSM या फिर नेशनल सोलर मिशन, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट्स का, ताकि प्रमोट किया जा सके इंडिया में सोलर पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इन शॉर्ट NMEE, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है द बेसिस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मिशन वॉज डैश, यानी कि इस मिशन की शुरुआत का आधार क्या था। वो आधार था ऑप्शन सी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, यानी कि 2001 का ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था। किस मिशन की शुरुआत का आधार, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी की। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ऊर्जा पहलू एनर्जी आस्पेक्ट से टैकल करना चाहती थी, निपटना चाहती थी। दैट्स वाई बनाया गया नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी को। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एक उद्देश्य के साथ, किसके लिए, मार्केट को प्रमोट करने के लिए, किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, इनकरेज करके इनोवेशन को, यानी कि नवाचार को प्रोत्साहित करके, ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब है कि किसी सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए कम एनर्जी का यूज़ करना। एनर्जी एफिशिएंसी क्या करती है, वैरायटी लाती है कई तरह के बेनिफिट्स की, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना और हमारी कॉस्ट को कम करना हाउस होल्ड लेवल पर और साथ ही साथ इकोनॉमी वाइड लेवल पर। नेक्स्ट पॉइंट में, व्हाट इज़ द नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी अबाउट, ये किसके बारे में है। सबसे पहले इस मिशन की शुरुआत का आधार क्या है, 2001 का ऊर्जा संरक्षण का अधिनियम, और इस मिशन के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इसे अप्रूव किया गया था 2010 में, और यह स्थापित किया गया था कि भारत में ऊर्जा दक्षता क्षमता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल 74,000 करोड़ रुपए थी। और इस मिशन का एस्टीमेट लगाया गया था कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा, फ्यूल सेविंग्स होगा अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियन टन्स का हर एक साल, और साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होगा। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हर साल कितना कम किया जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 98.55 मिलियन टन्स, हर साल इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम किया जा सकता है। और ये मिशन किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, यानी कि विद्युत मंत्रालय के अंडर है। नेक्स्ट पॉइंट में, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी हैं NMEE की, वो है नंबर 1
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इन शॉर्ट BEE, और सेकंड है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम एक मेजर सक्सेस स्टोरी की बात करें, किसकी? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड प्रोग्राम की, जहां पर इस प्रोग्राम ने इम्प्लीमेंटेशन किया था उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, इन शॉर्ट उजाला। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका उजाला का फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाता है, यानी कि उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, जहाँ पर उजाला स्कीम एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई, जिसने LED बल्ब्स तक लोगों की पहुँच को, एक्सेस को और आसान बनाया। और उजाला स्कीम के कारण क्या हुआ? एक बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा की बचत हुई और हर साल 27 मिलियन टन के कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिटीज़ हैव बीन सिलेक्टेड अंडर एमरूट अटल मिशन ऑन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन पर अटल मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है? अटल मिशन ऑन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंडर ऑप्शन बी 500 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, यानी कि स्थायी आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में। सबसे पहले द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट ये लॉन्च हुआ था 2010 में, और ये प्रोग्राम मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण शहरों को नई चुनौतियों का सामना कैसे करना पड़ सकता है, यानी कि सिटीज़ को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट का मेन गोल क्या है कि ये श्योर करना जो सिटीज़ हैं वो रिजिलियंट हो, यानी कि रिकवर कर सके बहुत जल्दी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट से जो सिटीज़ हैं वो अपने आप को डिफ़िकल्ट कंडीशन से, यानी कि कठिन परिस्थितियों से निकाल सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, किसके? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है इम्प्रूव करना एडवांस वार्निंग सिस्टम को, ताकि टैकल किया जा सके एक्सट्रीम वेदर के साथ, यानी कि चरम मौसम से निपटने के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली में सुधार करना। उसके बाद अगला उद्देश्य है रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर की बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इम्प्रूवमेंट्स करना, सुधार करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना। और उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, यानी कि शहरी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4 फ्लैगशिप्स मिशंस के बारे में या फिर प्रोग्राम्स के बारे में, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। नंबर 1 है अटल मिशन ऑन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एमरूट। सेकंड है स्वच्छ भारत मिशन। थर्ड है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। नंबर 4 पर है अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम, यानी कि शहरी परिवहन कार्यक्रम। ये 4 फ्लैगशिप मिशंस हैं किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। उसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी टेरी द्वारा। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट प्रिपेयर की थी किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जहां पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया था कि अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रहता है वो जो 4 फ्लैगशिप मिशंस हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की, तो ये संभावनाएं हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जा सकेगा, जहां पर 133 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड 2021 तक रिड्यूस की जा सकती है और 270 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड 2031 तक इसे रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेरी। टेरी क्या है? दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है। इसका फुल फॉर्म ये क्या है? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो न्यू दिल्ली में है और स्पेशलाइज है किसमें? फील्ड ऑफ एनर्जी में, इन्वायरमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। और जैसे जैसे इसकी एक्टिविटीज़ का, गतिविधियों का दायरा बढ़ता गया, इसे रीनेम किया गया किस नाम से?
दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के नाम से इसे रीनेम किया गया। कब किया गया था? 2003 में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, इन शॉर्ट NMSA के बारे में। अगर हिंदी में कहें तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मिशन किसके अंडर है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये ऑपरेशनल हुआ, इसका संचालन हुआ 2014 से 2015 के बीच। और ये क्या है? मेजर मिशन है किसका? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। और जो भी चेंज होते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, यानी कि कृषि प्रथाओं में, वो क्या करते हैं? एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसे गवर्न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, यानी कि कृषि मंत्रालय द्वारा। और ये क्या करता है? मृदा का स्वास्थ्य बढ़ाता है, यानी कि हेल्थ ऑफ द सोइल को इन्हांस करता है। इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की, यानी कि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाता है। और इन्हांस करता है, सुनिश्चित करता है क्वालिटी, और प्रोटेक्ट करता है लैंड रिसोर्सेज को और वाटर रिसोर्सेज को, यानी कि भूमि संसाधनों और जल संसाधनों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है और इन्हें प्रोटेक्ट करता है। और क्या है इस मिशन के अंडर? मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, यानी कि कृषि को अधिक उत्पादक बनाता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके बाद अगला पॉइंट है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, इन शॉर्ट OFWM। इसे इम्प्लीमेंट किया गया था किसके अंडर? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट इसे 2014-15 में इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सुनिश्चित करना वाटर यूज़ एफिशिएंसी को, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हुए। और वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजीज़, एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना, सेकेंडरी स्टोरेज बनाना, एट्सेट्रा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया गया था किसके अंडर? ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के अंडर। और उसके बाद ये जो सभी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें इंक्लूड किया गया किसके अंडर? पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, इन शॉर्ट PDMC के अंडर। और PDMC यानी कि पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, ये किसका पार्ट है, किसका कंपोनेंट है, किसका घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, इन शॉर्ट PMKSY का, जो 2015-16 में इम्प्लीमेंट हुआ था। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप ये किसका कंपोनेंट है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। नेक्स्ट पॉइंट है सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, ये किसके अंडर है? ये भी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर है। और ये किसके लिए था? सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, ताकि इम्प्रूव किया जा सके सोइल की हेल्थ को, यानी कि मृदा के स्वास्थ्य को। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था कंट्री में फरवरी 2015 को, ताकि प्रोवाइड किया जा सके सोइल हेल्थ कार्ड कंट्री के सभी फार्मर्स को। और ये सोइल हेल्थ कार्ड क्या करता था? प्रोवाइड करता था इन्फॉर्मेशन किन्हें? फार्मर्स को। किसके बारे में? कि उनकी सोइल का न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व स्टेटस कैसा है, और साथ ही साथ कैसे सोइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है एप्रोप्रिएट डोसेस के साथ। ये भी उस सोइल हेल्थ कार्ड में बताया गया था। इन शॉर्ट सोइल हेल्थ कार्ड से फार्मर्स को हेल्प मिल सके, ताकि वो इम्प्रूव कर सके सोइल की हेल्थ को, और साथ ही साथ फर्टिलिटी को बढ़ा सके, यानी कि उपजाऊपन को बढ़ा सके। और ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई थी? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा। नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन, आप इसे नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया भी कह सकते हैं। इसे गवर्न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। और ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशंस में से एक मिशन भी है। और ग्रीन इंडिया मिशन का प्राइमरी एम क्या है? फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और इन्हांस करना है, यानी कि वन आवरण की सुरक्षा करना, उनका पुनर्स्थापन करना और उनकी वृद्धि करना है। और ऐसा किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का ग्रीन इंडिया कैंपेन है वन रोपण के लिए, प्लांटेशन के लिए, अफॉरेस्टेशन के लिए 6 मिलियन हेक्टेयर्स में, उसके अंडर ऐसा किया जाएगा। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ग्रीन इंडिया कैंपेन का नेशनल टारगेट है
इंक्रीज़ करना लैंड एरिया को फॉरेस्ट कवर से 23% से 33% तक। नेक्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू दी एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अकॉर्डिंग यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार इंडिया का टारगेट है 2.523 बिलियन टन कार्बन का अलग करना 2020 से 2030 तक। और क्या ऑब्जेक्टिव है ग्रीन इंडिया मिशन का? इंक्रीज़ करना फॉरेस्ट कवर को और डेंसिटी को, और साथ ही साथ कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि जो वैरायटी पाई जाती है अर्थ पर लाइफ की उसको प्रोटेक्ट करना है। ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ग्रीन इंडिया मिशन का। नेक्स्ट पॉइंट में ग्रीन इंडिया मिशन ये लॉन्च होने वाला था 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ ये शुरू होने वाला था, लेकिन फाइनेंशियल डिलेज के कारण यानी कि वित्तीय देरी के कारण इस मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया। किस मिशन को? ग्रीन इंडिया मिशन को। और भी ऑब्जेक्टिव हैं इस मिशन के, जैसे कि इंक्रीज़ करना ग्रीन कवर को यानी कि हरित आवरण को बढ़ाना है, और 5 मिलियन हेक्टेयर्स में फॉरेस्ट और ट्री कवर को इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इस मिशन को शासित किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और ये मिशन क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है चैलेंजेस की और इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सेस की। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? ओपन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू। और इस रिसर्च के लिए यानी कि इस शोध के लिए सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा सफिशेंट फंडिंग। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर यानी कि क्लाइमेट चेंज पर एक मजबूत रणनीतिक ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक नॉलेज सिस्टम की भी ज़रूरत है। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज का उद्देश्य है डेवलप करना रीजनल क्लाइमेट साइंस को यानी कि क्षेत्रीय जलवायु विज्ञान को। और उसके बाद जो भी मौजूदा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर क्लाइमेट रिसर्च के लिए न्यू सेंटर्स डेडिकेट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, हु रिलीज्ड द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? ये जारी करता है ऑप्शन सी, जर्मन वॉच। जर्मन वॉच क्या है? एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है, जो कहाँ पर है? जर्मनी की सिटी बर्न में है। जर्मन वॉच की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और इसके फाउंडर्स कौन हैं? माइकल विंडफर और क्लॉज मिल्के, ये इसके फाउंडर्स हैं। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इन शॉर्ट CCPI ये एनुअल पब्लिकेशन है, यानी कि हर साल इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा? जर्मन वॉच द्वारा। और साथ ही साथ द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा। और ये इवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करता है 56 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस का। इन शॉर्ट 56 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन उनका क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने में परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। इसे भी इवेल्युएट किया जाता है किसके अंडर? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंडर। और 56 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए ज़िम्मेदार है? जो 90% से ज़्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, वो इन्हीं 56 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन द्वारा होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 इंडिया इज़ द डैश मोस्ट वनरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इन्वायरमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच। इनके जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के लिए डैश सबसे कमज़ोर देश है। भारत जलवायु परिवर्तन के लिए ऑप्शन डी 5th यानी कि 5वां सबसे कमज़ोर देश है। किसमें? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में। और ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया है? एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इन्वायरमेंट
थिंक टैंक है जर्मन वॉच, उसके द्वारा। और फ्रेंड्स, थिंक टैंक आप इसे पॉलिसी इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है जो परफॉर्म करता है रिसर्च यानी कि अनुसंधान और वकालत करता है जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि सोशल पॉलिसी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और कल्चर। और इंडिया प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है जहां पर थिंक टैंक्स सबसे ज़्यादा हैं। पहले प्लेस पर कौन है? यूएसए, और थर्ड पर है चाइना। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 ये रिलीज़ किया गया था 4 दिसंबर 2019 को, और ये 15वां एडिशन था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का। और अगर हम क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया का रैंक और ख़राब होता जा रहा है। 2017 में इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया 14th प्लेस पर था, लेकिन अगर 2018 के बेसिस पर बात की जाए तो इंडिया 5th पोजीशन पर रहा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में, जहां पर इंडिया ने 2018 में पहली बार हाईएस्ट नंबर फर्टेलिटीज़ यानी कि मृत्यु रिकॉर्ड की दर्ज की क्लाइमेट चेंज की वजह से, और सेकंड हाईएस्ट मॉनेटरी लॉसेज हुआ यानी कि धन से जुड़ा नुकसान हुआ 2018 के इम्पैक्ट की वजह से। और ऐसा किस वजह से हुआ? क्योंकि इंडिया में काफ़ी सीरियस रेनफॉल्स हुए, हैवी फ्लडिंग हुई, लैंडस्लाइड हुए, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में जापान फर्स्ट प्लेस पर रहा। उसके बाद फिलीपींस सेकंड प्लेस पर रहा, थर्ड प्लेस पर जर्मनी, फोर्थ पोजीशन पर मेडागास्कर, और इस इंडेक्स में 5th प्लेस पर इंडिया था। इसके अलावा जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है वो अक्टूबर 2018 में साइक्लोन तितली और नवंबर 2018 में चक्रवात गाजा से टकराया था, जिस कारण इंडिया का परफॉर्मेंस इस इंडेक्स में इतना ख़राब रहा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।